वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास पीसीएम। आज हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन प्लस मार्क्स वेटेज देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 आपके सामने है। ये यूनिट नंबर 1 हो गया। इस यूनिट में चैप्टर है सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। इस ठोस अवस्था के चैप्टर का जो मार्क्स वेटेज है वह, चलिए ये लिख लेते हैं यहीं पर, 3 मार्क्स। कितने नंबर का पेपर में आएगा? बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आएगा। ये हम सर्किल के रूप में घेर दे रहे हैं। ये 3 नंबर का आपका मार्क्स हो गया। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसको भी हम क्रम से एक एक करके हम बताने वाले हैं। पहले तो हम सॉलिड स्टेट के अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से हेडिंग्स पर आने वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह टॉपिक का क्रमबद्ध तरीके से नाम होगा ठोस अवस्था, ठोस का वर्गीकरण, क्रिस्टल। ठीक है ना? इसमें ठोस में ही तो क्रिस्टल का भाग होता है। ये घनीय एकक, ये इकाई सेल का विश्लेषण भी इसी चैप्टर में करने वाले हैं। अंतरकाशीय रिक्तियाँ क्या होती हैं हम उसमें बोलने वाले हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत क्रिस्टल संरचना दोष भी हम बताने वाले हैं। आयनिक ठोस की संरचना किस प्रकार निर्धारित की जाती है यह बताने वाले हैं। आयनिक यौगिकों में ये त्रिज्या जो अनुपात का नियम होता है इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठोस के वैद्युत गुण, ठोस के चुंबकीय गुण आदि बातों पर हम सिलसिलेवार तरीके से विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आपको हम यूनिट नंबर 2 पर विचार करने वाले हैं। इस यूनिट नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर सॉल्यूशन का मतलब ये विलयन टॉपिक पर विस्तार से पढ़ने वाले हैं। यह केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, विलयन जिसे कहते हैं। इस विलयन का मार्क्स वेटेज है ये कितना नंबर? ये 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोबारा इस बात को हम दोहरा दे रहे हैं। इस सॉल्यूशन के चैप्टर में हम लोग विलयन के प्रकार पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी यानी कि विलयता किसे कहते हैं इस पर विचार करने वाले हैं। ये गैसों की द्रव में विलयता किस प्रकार निर्धारित होती है इसका हेनरी का नियम हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ साथ विलयन की सांद्रता विभिन्न प्रकार से प्रदर्शित की जाती है, जैसे नॉर्मलता, मोलरता, सांद्रता। इन सभी बातों पर इस चैप्टर में हम लोग विचार करने वाले हैं। इसी के साथ साथ विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म पर भी विचार करने वाले हैं। इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक सामने आएगा परासरण एवं परासरण दाब, और परासरण दाब के नियम से संबंधित जानकारी देंगे, जैसे राउल्ट के नियम, आदर्श विलयन किसे कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन के आधार पर तथा हिमांक अवनमन के आधार पर हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अणुभार किस प्रकार ज्ञात करते हैं, इस बात की भी जानकारी इस टॉपिक में हम देने वाले हैं। इसके बाद यूनिट 3 में चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत रसायन। ये आपका चैप्टर हो गया। यूनिट 3 के अंतर्गत बोर्ड एग्जाम में मार्क्स वेटेज है ये 5 नंबर का। ये 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में यह चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आने वाला है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग किन किन बातों पर विचार करने वाले हैं, जरा इसकी भी हल्की फुल्की जानकारी ले लीजिए। क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें हम लोग चालकता, मोलर चालकता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ साथ विद्युत रसायन में हम लोग फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ विद्युत रासायनिक सेल पर विचार करने वाले हैं। विद्युत रासायनिक सेल के विषय में आप लोग पिछले क्लास में ज़रूर कुछ ना कुछ पढ़ चुके होंगे। इसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी की भी बात आएगी,
उसके इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव के विषय में पढ़ेंगे। इनमें संबंध नर्स्ट का समीकरण भी दिया जाता है, इसको भी सिलसिलेवार तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में हम लोग क्रमबद्ध तरीके से रेडॉक्स युग्म के विषय में भी पढ़ेंगे। विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, इसकी जानकारी करेंगे। उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय सेल क्या होता है, शुष्क सेल क्या होता है, संचायक सेल बैटरी किस प्रकार से बनता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी किस प्रकार से निर्धारित की जाती है, इसका उपयोग क्या क्या है, हम इसकी जानकारी इस चैप्टर में हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 4 आता है जो कि केमिकल काइनेटिक्स है। इस केमिकल काइनेटिक्स को रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। इसका वेटेज है बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का, ठीक, 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आप पढ़ाएंगे तीव्र तथा मंद अभिक्रियाएं किस प्रकार से निर्धारित की जाती हैं, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया के वेग के नियम किस प्रकार से निर्धारित होते हैं, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, आणविकता, अभिक्रिया की कोटि, इसमें शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इन सभी बातों पर हम क्रमबद्ध तरीके से इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 5। इस यूनिट नंबर 5 में हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन। सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत इसका मार्क्स वेटेज है बोर्ड एग्जाम के लिए 4 मार्क्स, 5 नंबर का आपका इस चैप्टर में वेटेज मिलेगा, यानी कि ये 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में यह आने वाला है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आपको इस चैप्टर में क्रमबद्ध तरीके से हम क्या पढ़ने वाले हैं जरा वह भी समझ लीजिए। इसमें अधिशोषण के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अधिशोषण के प्रकार पढ़ेंगे। इसकी पूरी जानकारी लेने के साथ हम उत्प्रेरक भी पढ़ेंगे, उत्प्रेरक का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जैसे समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं, इसकी जानकारी मिलेगी। उत्प्रेरक विष और वर्धक क्या होता है, इसकी जानकारी मिलने वाली है। उत्प्रेरक का वर्गीकरण धनात्मक, ऋणात्मक, प्रेरित तथा स्व उत्प्रेरण के विषय में जानकारी मिलेंगे। अंततः हम लोग इस चैप्टर में एंजाइम उत्प्रेरण को हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में यूनिट नंबर 6 आपके सामने है, ये तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, यानी कि प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो, इस चैप्टर का एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स पर विचार करने वाले हैं। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, निष्कर्षण, धातुओं के निष्कर्षण के विषय में इसमें पूरी जानकारी क्रमबद्ध तरीके से आपको मिलने वाला है। इसमें हम लोग जो धातु पढ़ने वाले हैं वह धातु होगा ये कापर। ध्यान से देखिएगा कौन कौन धातु हम पढ़ेंगे। ये इसमें हम पढ़ेंगे कापर, एल्यूमिनियम, Al कहते हैं, इसका सिंबल होता है, Zn यानी कि जिंक पढ़ने वाले हैं। इसके बाद इसी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग आयरन, Fe के विषय में पढ़ेंगे। इस आयरन के लिए ये क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने के अंतर्गत इसका बोर्ड एग्जाम में वेटेज है 4 नंबर का, ये आपको ज़रूर जानना है। इसमें भट्टियाँ वगैरह की भी आपको जानकारी मिलने वाली है, जैसे परावर्तनी भट्टी, वात्या भट्टी, मफल भट्टी, इनके उपयोग किन किन धातुओं के निष्कर्षण में होता है, इसकी भी आपको जानकारी मिलने वाली है। इसमें कापर, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe के कौन कौन से अयस्क होते हैं, ये किस प्रकार से इसका निष्कर्षण होता है, इसकी जानकारी इस चैप्टर में आपको मिलने वाला है। इसके बाद में यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत हम पी ब्लॉक के तत्व भी क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ने वाले हैं। इसका वेटेज मार्क्स है ये 7 नंबर का। कितने नंबर का वेटेज होगा, ये 7 नंबर का वेटेज होगा। इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट की अगर बात करें तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग नाइट्रोजन के विषय में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन के बाद में हम लोग फास्फोरस के विषय में पढ़ेंगे। फास्फोरस के बाद में इसकी ये जानकारी आगे लेते हुए
ऑक्सीजन के विषय में जानकारी लेंगे। ऑक्सीजन के बाद ओजोन के विषय में जानकारी लेंगे। ओजोन के बाद सल्फर के विषय में जानकारी लेंगे। सल्फर के बाद इसके यौगिक, जैसे नाइट्रोजन का यौगिक है अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल, ठीक, इसकी जानकारी लेंगे। फास्फोरस के कितने प्रकार होते हैं इस पर जानकारी आपको मिलने वाली है। ऑक्सीजन का आवर्त सारणी में स्थान किस प्रकार से निर्धारित होता है इसकी जानकारी लेंगे। ओजोन के विषय में जानकारी लेंगे। ओजोन परत क्या होता है यह भी इसी टॉपिक में आपको मिलने वाला है। सल्फर और सल्फर के यौगिक जैसे H2SO4 बनाने की विधियां भी, जैसे संपर्क विधि और शीर्ष कक्ष विधि, हम इसी चैप्टर में क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में आपका यूनिट आता है 8। इसका चैप्टर है ये एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। इसको हिंदी में कहते हैं डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक। इसका वेटेज है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 3 मार्क्स का, यानी कि 3 नंबर का बोर्ड एग्ज़ाम में यह चैप्टर से मिलने वाला है आपको। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट में 2 तत्व के यौगिक, यानी कि क्रोमियम के यौगिक और Mn के यौगिक को हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने वाले हैं। क्रोमियम के यौगिक में K2Cr2O7, K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट के विषय में पढ़ेंगे, और Mn के यौगिक जैसे KMnO4 के विषय में विस्तार से जानकारी करने वाले हैं। इसके साथ साथ इसमें जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है एफ ब्लॉक एलिमेंट 2 प्रकार के एलिमेंट्स से मिलकर के बना हुआ होता है, एक लैंथेनाइड्स और एक दूसरे को कहते हैं एक्टिनाइड्स। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के कुछ यौगिकों को भी हम इस चैप्टर में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में यूनिट नंबर 9 आपके सामने है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उप सहसंयोजी यौगिक। इसका वेटेज है बोर्ड एग्जाम का 4 नंबर का। कितने नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है? यह 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग इसके वर्नर सिद्धांत को विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें जटिल यौगिकों के IUPAC नेम किस प्रकार से निर्धारित होता है वो हम बताने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में उप सहसंयोजी यौगिकों के IUPAC नाम के विषय में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के अंततः हम यही कहना चाहते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और कंफर्म चैप्टर है। उप सहसंयोजी यौगिकों के उपयोग भी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में आपका यूनिट आता है 10। इस चैप्टर को हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स कहते हैं। इसका बोर्ड एग्जाम में मार्क्स वेटेज है 4 नंबर का। कितने नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है? 4 नंबर का आता है। इसके अंतर्गत हेलो एल्केन के विषय में हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने वाले हैं। ये जैसे यह RX, जैसे X यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस प्रकार से तत्व हो सकता है। R यहाँ पर एल्किल समूह के रूप में निर्धारित हो जाता है। या ये C6 जैसे इनके यौगिक के विषय में भी ज़रा जान लीजिए। CH3Cl मैथिल क्लोराइड, CH3Br मैथिल ब्रोमाइड, CH3I मैथिल आयोडाइड। हेलो एरीन के विषय में भी इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे C6H5Cl क्लोरोबेंजीन, C6H5I आयोडोबेंजीन, इनके फॉर्मेशन यानी कि बनाने की विधियों पर भी विस्तार से हम पढ़ने वाले हैं। यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हार्ट है, एक तरह से हम कह सकते हैं। इसके बगैर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत भी नहीं कर सकते हैं। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सही से पढ़ना है तो हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के चैप्टर को बारीकी से अध्ययन करना ही पड़ेगा। इसके लिए नाम तंत्र पर विचार करना पड़ता है। इसके बाद में यूनिट 11 में जो चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। एल्कोहल का ग्रुप होता है OH, फिनॉल का भी ग्रुप होता है
OH। और ईथर का ग्रुप होता है जैसे ROR। फिनॉल जैसे C6H5OH। C6H5OH को फिनॉल कहते हैं। जहाँ तक अल्कोहल की बात है, जनरल तरीके से इसको नाम रखेंगे तो ROH के आधार पर नाम रख सकते हैं। जैसे CH3OH मैथिल अल्कोहल, C2H5OH एथिल अल्कोहल, C3H7OH प्रोपिल अल्कोहल। और इनके ये विभिन्न प्रकार जितने भी होते हैं उनको भी क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने के साथ साथ हम लोग इसके ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की भी बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं। और इसका बोर्ड एग्जाम में वेटेज है, देखिए क्रमबद्ध तरीके से आपको हम बता रहे हैं, दिखाई तो आपको दे ही रहा है, ये 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक, अब इसके बाद में आपका बोर्ड एग्ज़ाम का जो यूनिट नंबर 12 है उसका मार्क्स वेटेज है 5 नंबर। कितने नंबर का ये यूनिट 12 आता है? ये 5 नंबर का आता है। इसका जो चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें इसे अंग्रेजी में भी एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। इसमें कोई परिवर्तन अंग्रेजी और हिंदी में नहीं है। ठीक, इसके अंतर्गत आपको हम बता दें कि एल्डिहाइड की जहाँ तक बात है उसको ROH RCHO के द्वारा निर्धारित करते हैं। जैसे HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, C2H5CHO प्रोपियान एल्डिहाइड। इस तरह से एल्डिहाइड के विषय में पढ़ेंगे। यही नहीं, C6H5CHO बेंजल्डिहाइड के विषय में भी हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में क्रमबद्ध तरीके से उसी के कड़ी में आगे कीटोन यानी कि RCOR को भी हम पढ़ने वाले हैं। जैसे इसके कुछ नाम भी ज़रा साधारण रूप में समझ लें। RCOR का जो पहला नाम सामने आएगा CH3COCH3 एसीटोन नाम दिया जाता है। इसी प्रकार इनके अन्य यौगिक भी सामने आने वाले हैं। इसके बाद में आपके सामने दिख रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका सामान्य जो सूत्र होता है RCOOH, यही होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। R के जगह पर H कर दें तो HCOOH का साधारण नाम है फॉर्मिक अम्ल। इसको IUPAC नाम के अंतर्गत जानेंगे मेथेनोइक अम्ल। दूसरा इसका नाम अगला कड़ी में हम क्या बताते हैं, CH3COOH एसिटिक अम्ल यानी कि एथेनोइक अम्ल। इस तरह से यही नहीं, विस्तार से इसके इन सभी के जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, इन सभी का फॉर्मेशन मीन्स बना कैसे बनता है इसको बताने वाले हैं। क्रमबद्ध तरीके से उपयोग किस प्रकार कौन कौन चीज़ों में होता है इसका भी विस्तार से हम अध्ययन करने वाले हैं। इसके बाद में आपके सामने आ गया यूनिट 13। यूनिट 13 को हम नाम देते हैं नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में स्पष्ट है, इस कार्बनिक यौगिक में C जरूर होगा, O होगा, लेकिन N जरूर से जरूर इसमें हो सकता है। H वगैरह तो होता ही रहता है। नाइट्रोजन उपस्थित होने के कारण इस प्रकार के यौगिक को नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। इसका बोर्ड एग्जाम में मार्क्स वेटेज है 4 नंबर का। कितने नंबर का बोर्ड एग्जाम में मार्क्स वेटेज है? 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में मार्क्स वेटेज है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसमें कुछ यौगिक की अगर बात करें तो किस टाइप के यौगिक का हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। जैसे RNO2 नाइट्रो एल्केन के विषय में पढ़ने वाले हैं। RNH2 ये एमीन के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से इस प्रकार के जितने भी यौगिक होंगे, इसमें यौगिक में C कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन की उपस्थिति अवश्य होगी। इसीलिए इसका नाम पड़ गया नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। इसमें जरा एक दो नाम भी समझ लीजिए। CH3NO2 नाइट्रोमेथेन, C2H5NO2 नाइट्रोएथेन। इस तरह से
चलिए इसका दूसरा अतिरिक्त नाम CH3NH2 मेथिल एमीन, C2H5NH2 एथिलएमीन, C3H7NH2। तो इस तरह से अन्य नाम और उसके बनाने की विधि पर, उपयोग पर भी हम विचार क्रमबद्ध तरीके से करने वाले हैं। इसके बाद में यूनिट 14 जो होगा उसको हम कहते हैं जैव अणु। क्या के नाम देते हैं? जैव अणु नाम देते हैं, बायोमोलिक्यूल्स नाम देते हैं। इसका बोर्ड एग्जाम में वेटेज है 6 नंबर का। नंबर से ही पता चल रहा है कि यह एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर की श्रेणी में आ जाता है। जितनी भी आजकल केमिकल्स से दवाइयाँ बनती हैं उनके विषय में भी विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यह बहुत हद तक बेसिक नॉलेज के रूप में ही होगा। जैसे बुखार से संबंधित दवा, इस और भी तमाम प्रकार के ये रोग और उसके दवाओं के विषय में इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं क्रमबद्ध तरीके से। इसके बाद में अगला यूनिट आपके सामने आ रहा है, यूनिट 15। इसको हिंदी में नाम हम देते हैं बहुलक और अंग्रेजी में नाम दिया गया है ये पॉलीमर्स यानी कि बहुलक। बोर्ड एग्जाम में इसका मार्क्स वेटेज है 3 नंबर का। कितने नंबर का मार्क्स वेटेज है? बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का है। तो आजकल पॉलीमर्स का ज़माना है, इसी के तरफ दुनिया आजकल ट्रांसफ़र हो रही है, यानी कि लकड़ी की समाप्ति हो रही है। तो इसका सेकंड अल्टरनेट के रूप में इन्हीं का आजकल बहुत बड़े लेवल पर उपयोग हो भी रहा है, आपके सामने भी है। ये जैसे पॉलीथीन इसी की एक श्रेणी है। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण सामने आएंगे। अभी जितना बताएंगे उतना कम है, ध्यान रखिएगा। विस्तार से तो हम इसी चैप्टर में पहुंच करके बताने वाले हैं। इसका नेक्स्ट यूनिट और लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 16। इसका बोर्ड एग्जाम में है मार्क्स वेटेज ये 3 मार्क्स का। कितने नंबर का बोर्ड एग्जाम में नंबर मिलने वाले हैं? ये बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का यह चैप्टर होगा। इसको हिंदी में कहते हैं दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन नाम से ही स्पष्ट है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। स्वाभाविक है, यह भी केमिकल ही है जो दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले होते हैं। जैसा कि अभी ऊपर आपको हम बताए थे कि ये जितने भी तमाम प्रकार के रोग होते हैं उनका निदान करने के लिए कौन कौन से ये पीड़ाहारी वगैरह दवाइयाँ उपयोग में लाई जाती हैं, उन सब बातों पर भी विस्तार से इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ये कुल मिलाकर के इतना ही हम इस चैप्टर के विषय में कहने वाले हैं कि दैनिक जीवन में रसायन का क्या महत्व है, इसका विस्तार से इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अंततः आपको हम बता दें कि बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर पैटर्न इन बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है, वह भी आपको इसी के साथ साथ बता दें, क्योंकि आगे हम लोग सीधे चैप्टर में घुसेंगे। ये बताने का मौका नहीं मिलेगा कि ये बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर किस तरह से सेलेक्ट किए जाते हैं, क्वेश्चन किस तरह से एडजस्ट होते हैं। जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में केमिस्ट्री में जो आजकल पेपर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कि टोटल 7 क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे। इसमें बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर 1 बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में होगा। उसमें का, खा, गा, घा, अंगा और चा कितने पार्ट हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पार्ट हो गए। तो 6 पार्ट मिलेंगे। प्रत्येक पार्ट के एक एक नंबर होगा। हम यहाँ पर देखिए लिखे हैं मार्क्स और टोटल मार्क्स भी लिखे हैं। तो 1 नंबर का में, 1 नंबर खा में, 1 नंबर गा में, 1 नंबर घा में, 1 नंबर अंगा में और 1 नंबर चा में। तो इस प्रकार से 1 × 6 = टोटल 6 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। इसके आगे आप समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 2 जो होने वाला है वो उसमें 4 पार्ट मिलेंगे, का, खा, गा और घा। ऑल क्वेश्चंस 2 नंबर का होगा, क्योंकि 2 नंबर का तो यह हर क्वेश्चन होगा, लेकिन 4 पार्ट होने के कारण 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल यहाँ से आपको 8 नंबर मिलेंगे। इसके बाद ये इस केमिस्ट्री में 3 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसके भी 4 पार्ट होंगे।
ऑल क्वेश्चंस 2 नंबर का होगा। फिर से 2 इंटू 4 इक्वल टू टोटल 8 नंबर का ये क्वेश्चन मिलने वाला है। इसके बाद में आप आगे और भी ज़रा देख लीजिए, 4 नंबर का क्वेश्चन जो होगा उसमें भी का, खा, गा और घा यानी कि 4 पार्ट मिलेगा। और सभी क्वेश्चन ये कितने नंबर का होगा? एक एक क्वेश्चन, का भी 3 नंबर, खा भी 3 नंबर, गा 3 नंबर, घा 3 नंबर, तो 3-3 नंबर के सभी क्वेश्चन होंगे और 3 गुणे 4 यानी कि 12 नंबर का टोटल क्वेश्चन नंबर 4 होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में भी का, खा, गा और घा टोटल 4 क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चंस इसके 4 नंबर का होगा। इस प्रकार 4 गुणे 4 इक्वल टू 16 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसके बाद में महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 6 में का और खा और क्वेश्चन नंबर 7 में का और खा के 2 क्वेश्चन होते हैं और इन चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं। इस प्रकार से 5 गुणे 2 इक्वल टू 10 नंबर और 7वें प्रश्न में भी 5 गुणे 2 इक्वल टू 10 नंबर होता है। एक बात और बारीकी से ध्यान से सुनिएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 के का में भी अथवा का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। 7 या क्वेश्चन नंबर 6 के खा में भी अथवा का एक क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में भी का के साथ एक अथवा का क्वेश्चन मिलेगा और क्वेश्चन नंबर 7 के खा पार्ट में भी अथवा का एक क्वेश्चन मिलेगा। तो इस प्रकार से ये 6 और 7 5-5 नंबर का होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी 10 नंबर का होगा, क्वेश्चन नंबर 7 भी 10 नंबर का होगा। यदि टोटल मार्क्स 6, 4, 8, 8, 12, 16, 10 और 10 इनको टोटल करें तो टोटल नंबर बनते हैं 70 नंबर। तो इस प्रकार से आपको केमिस्ट्री में 70 नंबर का बोर्ड एग्जाम में ये सॉल्यूशन सॉल्व करना होता है। एक बात और आपको हम बता दें, यह 70 नंबर के बाद में बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। 30 नंबर का क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। तो इस प्रकार 70 प्लस 30 कितना हो गया? 100 नंबर का इस तरह से बोर्ड एग्जाम में आपका टोटल नंबर मिल जाता है। इस प्रकार अंततः आपको हम कहना चाहते हैं आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।